जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कई सारे कमेंट्स आते हैं। पहला कमेंट तो ये होता है कई सारे लोगों का कि क्या ये यूपीएससी के लिए है। तो दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण का मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे यूपीएससी के लिए भी है, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उसके लिए भी है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप इसे किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से आप दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि क्या जो स्टैटिक पोर्शन है या जो डायनेमिक पोर्शन है उसे कैसे कोरिलेट करें। तो मैंने इस पे कई सारे लेक्चर लिया। जैसे आपका इकोनॉमिक्स डायनेमिक पोर्शन है पूरी तरह से, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट आपका डायनेमिक पोर्शन है। यूपीएससी में नॉर्मली क्वेश्चन इन्वायरमेंट वगैरह का या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, नॉर्मली जितना भी क्वेश्चन होता है लगभग क्वेश्चन आपको करंट से कोरिलेट करके पूछता है। आजकल यूपीएससी छोड़ो, स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो करंट से कोरिलेट करके पूछना शुरू कर दिया। तो ये जो है कोरिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं उस न्यूज़ को कैसे आप अपने इकोनॉमिक्स पोर्शन से कोरिलेट करते हैं, कैसे अपने स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करते हैं, वो अधिक इम्पॉर्टेंट है। और यही मेरा प्रयास होता है कि किस तरह से न्यूज़ को कैसे कोरिलेट किया जाए वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस तरह से इसे कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो प्रयास करें कि उसे जो अपना जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उससे कोरिलेट करके उसको पढ़ें। जैसे मान लो आज के न्यूज़ में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कोई जिक्र है, कोई चर्चा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अगर आपके न्यूज़ में चर्चा है तो न्यूज़ को पढ़ लें और साथ ही साथ जाकर के अपने लक्ष्मीकांत के बुक में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जाकर के देख लें, उसका क्या आर्टिकल है, क्या प्रोविज़न है, या उसके बारे में क्या क्या डिस्कशन किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो इस तरह से आपका कंप्लीट स्टडी हो पाएगा। न्यूज़ को हमेशा ही अपने स्टैटिक पोर्शन अपने बुक से कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं इस पे, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कई सारे हमने वीडियो बनाए हैं। आप जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दैनिक जागरण के नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लेना आप लोग। देखो एक बार इसको देख सकते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन था और 2.43 करोड़ टीका एक दिन में लगा। कई सारे विश्व के देश की जनसंख्या इतनी नहीं है जितना एक दिन में टीका लगाया गया, तो निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। देखो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये दो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो यह है और दूसरा यह है। इस न्यूज़ को मैं अगर डिस्कस करूं तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है तालिबान का जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा है, इसी को लेकर के, यह एससीओ का रेगुलर समिट था, एससीओ की 20वीं समिट थी ये, और इस समिट को संबोधित किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, वर्चुअल तौर पे समिट किया। हालांकि कई सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, कई सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे। तजाकिस्तान में ये हुआ, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ था, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा नहीं पाए, वो वर्चुअल तौर पे इन्होंने संबोधित किया। तो इसका जो बेसिक पॉइंट क्या है एससीओ का, और साथ ही साथ कल की मीटिंग में क्या क्या किया गया है या क्या क्या डिसीजन लिया गया था, मैं डिटेल से एनालिसिस करूंगा आपके साथ। देखो एससीओ जो है ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तीनों से पूछे जा सकते हैं। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? जब दो सरकार या दो से अधिक सरकार किसी संगठन का पार्ट होती है तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया। एससीओ एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। एससीओ का जो प्रारंभ हुआ था संघाई 5 के नाम से हुआ था। पहले 1996 में संघाई 5 था। संघाई 5 में मूलतः 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान थे। ये 5 देश थे। और 2001 में एससीओ की जो मूल रूप से स्थापना हुई है वो 15 जून 2001 को मानी जाती है, 15/6/2001 को मानी जाती है।
क्योंकि इसी दिन इसमें शामिल हुआ था उज्बेकिस्तान। तो 2006 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है और उसके बाद एससीओ की विधिवत स्थापना होती है। संघाई 5 एससीओ में तब्दील हो जाता है। एससीओ का चार्टर 2002 में बना था और 2003 से एससीओ का चार्टर लागू हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। भारत और पाकिस्तान इसके पर्यवेक्षक थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया था। रूसी लैंग्वेज और चीनी लैंग्वेज एससीओ की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखो कल के मीटिंग में क्या हुआ है। कल के मीटिंग में पहली बार ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि एससीओ की समिट में नए सदस्य कौन बने हैं। तो एससीओ की समिट में जो है 2017 में सदस्य बने थे भारत और पाकिस्तान, और 2021 में इसके सदस्य बने हैं कौन, तो ईरान इसके सदस्य बने हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देश में अब कौन कौन से देश हो गए, तो एक कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अब इसके टोटल 9 मेंबर हैं। कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और साथ ही साथ ईरान। अब एससीओ को जो पहले पर्यवेक्षक ऑलरेडी था अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक थे। कल के समिट में 3 देशों को एससीओ का नया पर्यवेक्षक बनाया गया है और वो देश हैं सऊदी अरब, मिस्र और कतर। तो ये भी याद रख लेना, सऊदी अरब, मिस्र और कतर को एससीओ का पर्यवेक्षक बनाया गया है। पहले से ऑलरेडी पर्यवेक्षक हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। ईरान भी पहले से पर्यवेक्षक थे। कल ईरान को एससीओ का नया सदस्य बना दिया गया। अब एससीओ की जो संरचना है वो संरचना है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है, जिसमें का मीटिंग कल हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने जिसको संबोधन किया है। दूसरा होता है शासन प्रमुखों की परिषद। विदेश मंत्रियों की परिषद भी होती है। विदेश मंत्रियों की परिषद को संबोधित करने के लिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे मौजूद हैं। एक संगठन है रेट्स। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपने भाषण अगर आप सुनोगे तो उस भाषण में रेट्स का जिक्र किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भाषण हुआ है कल, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, अपलोड कर दिया है, जाकर के उसको एक बार देख लेना आप लोग। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मैसेज होता है, मुझे लगता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो रेट्स है यानी क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संगठन, ये जुड़ा हुआ है एससीओ से। इसका हेडक्वार्टर है आपको ताशकंद में। और उसके बाद है संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप भाषण सुनोगे तो उन्होंने 2 चीज़ों के लेकर के काफ़ी डिस्कस किया है और ये 2 से क्वेश्चन मेंस पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। एक तो उन्होंने कहा है कनेक्टिविटी को लेकर के, मध्य एशिया के देश जो है लैंड लॉक कंट्री है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे लैंड लॉक कंट्री हैं। तो वहाँ पे हम कैसे पहुँच पाएंगे, इसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। और कनेक्टिविटी में हमारे लिए रोड़ा कौन डाल रहा है, तो पाकिस्तान डाल रहा है। पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा है। तो इसी को लेकर के भारत ने INSTC साइन किया था। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको लेकर के क्वेश्चन मैं देख रहा था, हरियाणा पीसीएस ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था INSTC में कौन से देश नहीं है। तो इसके बारे में देख लेना, हरियाणा पीसीएस का पेपर मैं एनालिसिस कर दूंगा, वहाँ मैं बता दूंगा। बेसिकली ये मुंबई से लेकर के मॉस्को तक को कनेक्ट करेगा। सबसे पहले मुंबई से हम चाबहार जाएंगे ईरान में और वहाँ होते हुए हम मॉस्को इन करेंगे। तो ये INSTC का ये प्रोजेक्ट था। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कट्टरता और अफगानिस्तान मुद्दा को लेकर के चर्चा किया है कि कट्टरता बढ़ सकती है, आतंकवाद की जो प्रवृत्ति है या जो मेंटलिटी है लोगों में बढ़ सकती है, आतंकवादी गतिविधि हावी हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान काबिज हुआ है उस तरह से कट्टरता विश्व में बढ़ सकती है। तो ये 2 डिस्कशन बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल अपने भाषण में किया है। बाकी इसको एक बार डिटेल से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे कई जीवन रक्षक दवाइयाँ होगी सस्ती, तो एक बार इसको तो पहले आप लोग पढ़ लेना। बेसिक मैं बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल को लीड करते हैं वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है, उसे लीड करते हैं। जीएसटी की स्थापना 101 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसकी जो जिक्र है भारत के संविधान में किया गया है।
आर्टिकल संविधान 279A में जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था किया गया है और इसे जोड़ा गया था 101 संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी काउंसिल में जितने भी हमारे देश के जितने भी राज्य के वित्त मंत्री हैं सभी शामिल होते हैं। टोटल मिला के इसमें 31 सदस्य हैं और हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो इसको लीड करते हैं। सभी जो है सहमति के आधार पर नॉर्मली ये लोग डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में कल क्या हुआ यहाँ पे दिया हुआ ये पढ़ लेना, बेसिक याद रख लेना। जीएसटी काउंसिल की स्थापना आर्टिकल 279A के द्वारा किया गया है। 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी की स्थापना किया गया था, भारत में लाया गया था। बाकी यहाँ पे देखो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था इस पर, अगर आप लोग हो सके तो देखना मेरा वीडियो, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा वो। जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का मद जो है मार्च 2026 तक शेष वसूलने की अनुमति दिया जाएगा। पहले जो ये डेट था वो डेट था 2022 तक। अब जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या होता है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आज से 1 वर्ष पहले मैंने वीडियो बनाया था, आज भी सोचो चल रहा। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति एक ऐसा टॉपिक है, जीएसटी कंपनसेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार चर्चा में रहेगा। तो इसलिए उसको जाकर के देख लेना, तभी आपको पता ये चलेगा कि 2022 की जगह 2026 तक शेष वसूलने की अनुमति क्यों दिया गया है। अब देखो यहाँ पे नीचे इसमें दिया हुआ, नीचे के पेज में डिटेल से दिया हुआ इस न्यूज़ के बारे में कि वर्ल्ड बैंक अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे एक और न्यूज़ दिया हुआ है, ये न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरा रद्द किया। न्यूजीलैंड की टीम, जो क्रिकेट की टीम है, पाकिस्तान आ चुकी थी लास्ट मोमेंट में, जब वनडे स्टार्ट होने वाला था उससे कुछ घंटे पहले इन्होंने घोषणा किया न्यूजीलैंड ने कि हम पाकिस्तान में वनडे नहीं खेलेंगे सुरक्षा कारणों को लेकर के, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि की इनपुट उसे मिल रहा था, न्यूजीलैंड की टीम को मिल रहा था। देखो इस तरह की ये जो है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेना। इस तरह की जो चीज़ें हैं, एटीएम से निकलेगी दवाई, हर ब्लॉक में मिलेगी मशीन। विकसित देश में ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही है कि एटीएम से दवाई मिलेगा, एटीएम से पैसा मिलता है, एटीएम से राशन मिलता है, अन्य चीज़ें एटीएम से मिलती हैं। धीरे धीरे इंडिया भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और ख़ास करके कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी एक बार पढ़ लेना इसको। इस न्यूज़ को भी ज़रूर एक बार आप लोग देख लें। देखो ऑलरेडी एससीओ पर मैंने डिस्कस किया है, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, तो इसको भी एक बार पढ़ लें और इसको ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे बस मैं आपको जानकारी एक देना चाहता हूँ कि जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम होता है उसमें टोटल 5 जज होते हैं। तो इसकी अध्यक्षता करता है सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कॉलेजियम की अध्यक्षता किया जाता है। और इसमें 4 अन्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज होते हैं। तो टोटल मिलाकर 5 जज हो गए, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 4 अन्य वरिष्ठ जज हो गए सर्वोच्च न्यायालय के। ये पांचों मिलकर के डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन जो है जिसका मान लो 3-2-1 के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। कम से कम 3 वोट अगर पक्ष में हो और 2 विपक्ष में हो तो भी चलेगा। तो इस तरह से डिसीजन पे निर्णय लिया जाता है। मतलब ये पांचों मिल करके निर्णय लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में किसको होना चाहिए या हाईकोर्ट में किसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये निर्णय कॉलेजियम के द्वारा लिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखो हमारे देश के विदेश मंत्री, मैंने बताया कि अभी वर्तमान में वो ताशकंद की राजधानी दुशांबे में है और वहीं पे वो जो है अपने चीनी समकक्ष से भी मुलाकात किए हैं और उन्होंने कहा है कि चीन के साथ संबंध जो इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम सीमा समाधान करें। तो बाकी एक बार इसको पढ़ लेना, बेसिक न्यूज़ तो यही है। देखो ये न्यूज़ पे मैंने काफ़ी डिस्कस किया है इस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का लाल किला के प्राचीर से भाषण हुआ था तब भी मैंने डिस्कस किया था कि मिड डे मील में शामिल करना होगा फोर्टिफाइड राइस। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को भाषण देते वक्त कहा था कि हमें अपने देश में कुपोषण को दूर करना, और भारत सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने का टारगेट है 2022।
सवाल ये होता है कि हमें अगर कुपोषण को दूर करना है तो कैसे दूर कर सकते हैं। भारत में खाद्यान्न पर्याप्त है, तो कुपोषण को दूर करने का जो सबसे बेस्ट उपाय उन्होंने बताया था कि हमें ये करना होगा कि जो हम जन वितरण करते हैं, हम लोगों को जो खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस खाद्यान्न में हमें फोर्टिफाइड चावल देना चाहिए। क्या होता है फोर्टिफाइड चावल? फोर्टिफाइड राइस, नॉर्मली जो राइस हम लोग यूज करते हैं वो तो राइस होता ही है। फोर्टिफाइड राइस मतलब होता है कि उस राइस को इस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह से राइस को उगाया जाएगा कि उसी राइस में जो होगा आपको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स होंगे, पर्याप्त मात्रा में जिंक होगा, पर्याप्त मात्रा में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं या जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होता है, वो सारे के सारे उस राइस में होंगे। उसे कहा गया फोर्टिफाइड राइस। तो वो फोर्टिफाइड राइस भारत सरकार डेवलप करेगी और 2024 तक टारगेट लिया गया है कि हम जन वितरण प्रणाली के द्वारा या मिड डे मील के द्वारा फोर्टिफाइड चावल लोगों को देंगे। अब देखो, कुपोषण को दूर करने का बेस्ट उपाय क्या है कि जो हम जन वितरण प्रणाली यूज करते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से जो हम लोगों को खाद्यान्न देते हैं, या मिड डे मील के माध्यम से जो हम लोगों को खाद्यान्न देते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो लोगों को खाद्यान्न देते हैं, वो खाद्यान्न को ही हम फोर्टिफाइड चावल बना दें। तो इसी को लेकर के कार्य किया जा रहा है, सरकार काम कर रही है और इसी से संबंधित ये न्यूज़ है। बाकी एक बार इसको देख लेना। देखो यहाँ पे दो न्यूज़ है बेसिकली। अमित शाह ने 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए CISF की सराहना किया। सबसे पहले तो वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एजेंसी ने 1 करोड़ पौधे लगाया, तो CISF। एक तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा ये है कि CISF जो है, CISF और टोटल 7 हमारे पास विंग हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF का 7 विंग है और ये सातों ही विंग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। CISF किसके तहत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के तहत आएगा। तो सातों विंग गृह मंत्रालय के तहत आता है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रक्षा मंत्रालय के तहत आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आता है गृह मंत्रालय के तहत। तो ये सातों विंग का नाम मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला विंग हमारे पास है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF के जवान जो हमारे हैं, जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा करता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी जो आता है वो आता है होम मिनिस्ट्री के तहत, गृह मंत्रालय के तहत आता है, ये रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता है। सेकेंड विंग है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF, ये भी गृह मंत्रालय के तहत आता है। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। देश में जो इंडस्ट्रियल पैलेस है उसकी सुरक्षा करता है CISF। जैसे दिल्ली मेट्रो अगर आप जाओगे, उसकी सुरक्षा कौन करता है? CISF करता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है, वो है असम राइफल। भारत म्यांमार के साथ जो सीमा है उसकी सुरक्षा करता है आपको असम राइफल। इंडिया म्यांमार के साथ सीमा की सुरक्षा करता है असम राइफल। इसी तरह से NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। और छठा है आपको सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है। और सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP की स्थापना 1962 में किया गया था। ये चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो किस देश के साथ सीमा की कौन रक्षा करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये सातों ही विंग जो हैं, ये सातों की सातों विंग आते हैं होम मिनिस्ट्री के तहत, गृह मंत्रालय के तहत। और यही कारण है कि यहाँ पे आपको हमारे देश के गृह मंत्री देखेंगे। यहाँ पे देखो CISF की जो हुआ था, कोई कार्यक्रम हुआ था या प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे देश के गृह मंत्री दिखेंगे, क्योंकि CISF गृह मंत्रालय के तहत आता है, ना कि रक्षा मंत्रालय के तहत। देखो इसको जरूर आप लोग एक बार देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। नई शिक्षा नीति में काफ़ी तरह का प्रोविज़न किया जा रहा है और एक प्रोविज़न तो ये भी किया जा रहा है कि जो है कौशलता और पढ़ाई दोनों, कौशलता के साथ साथ कमाई भी होगा, पढ़ाई भी होगा और कमाई भी होगा। देखो यहाँ पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं उनका स्टेटमेंट है, तो निश्चित तौर पे इसको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ डाटा इन्होंने बताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य
2021 में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरा नंबर पे आया है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट रही है, इसमें देश में पहला स्थान किसको मिला है। बाकी इसको जरूर एक बार देख लेना आप लोग। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो, चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण और ई पास अनिवार्य। चार धाम यात्रा की शुरुआत किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2016 में, दिसंबर 2016 में शुरुआत किया गया था। 900 किलोमीटर की ये एनएच की परियोजना है, नेशनल हाईवे के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। और बेसिकली चार जगह, चारों को कनेक्ट किया जाएगा चार धाम में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों ही जगह को कनेक्ट किया जाएगा चार धाम परियोजना के तहत। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसको देख लेना। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसको एक बार आप लोग देख लेना। देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। विवादों के बाद ग्लोबल डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता था। 2020 में भारत का रिपोर्ट था, भारत का जो रैंकिंग था 63rd रैंकिंग था। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के लगातार काम कर रहा था और भारत की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। भारत की रैंकिंग 100 के पार था, इम्प्रूव होकर के 63rd नंबर पे आया है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। इसका 2-3 रीज़न दिया जा रहा है। पहला रीज़न तो ये दिया जा रहा है कि चीन जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है वर्तमान में, अगर आप देखोगे चीन हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है, हर एक संस्था को प्रभावित कर रहा है। भारत में भी कई सारी एजेंसी को चीन प्रभावित कर रहा है पैसा के दम पे। तो उसी तरह से इस संस्था को भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी चीन प्रभावित किया था और अपने यहाँ अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया था। मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी अच्छी रैंकिंग है, 1 रैंक है, 10 रैंकिंग तक है, 20 रैंकिंग तक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि विश्व के देश आपके यहाँ आके निवेश करेंगे। चीन यही कर रहा था, अपनी रैंकिंग चीन ने इम्प्रूव कर लिया पैसा दे करके या इसको प्रभावित करके, और ऐसे कंडीशन में जो है वहाँ पे चीन में निवेश बढ़ गया, जो आज विश्व के लिए खतरनाक स्थिति है, सभी को आपको दिख रहा होगा। दूसरा रीज़न है कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेना, ये कमी कुछ दिया हुआ है तीनों जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग मात्र 2 सिटी के आधार पे कैलकुलेट किया जाता था, दिल्ली और मुंबई के आधार पे। यहाँ या दिल्ली और मुंबई में जो काम हुआ उस आधार पे ये पूरे भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैलकुलेट करता था। क्या यह उचित है कहीं से भी? दिल्ली और मुंबई में जो काम हो रहा उस आधार पे पूरे भारत को रैंकिंग देना या पूरे भारत का समीक्षा करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो कुछ महानगर को लेकर के पूरे देश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग देता था, ये इसलिए ये इसकी खामी थी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि आप कानून ला दीजिए, आप जैसे भारत ने कानून लाया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस कानून के आधार पर भारत की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। तो आप कानून ला दीजिए, लेकिन कानून प्रभावी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप कानून ला दीजिए, आपकी रैंकिंग हम इम्प्रूव कर देंगे। सवाल ये होता है कि ये कानून कितना, मान लो भारत ने आईबीसी कानून लाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कानून लाया, तो ये कानून कितना प्रभावी है ये दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या दिख रहा था कि सिर्फ आप कानून ला दीजिए, हम आपकी रैंकिंग इम्प्रूव कर देंगे। और तीसरा था कि सूचकांक में न्यूनतम विनिमय श्रम बाजार वाले देशों को उसकी अच्छी रैंकिंग प्रदान की जाती थी। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक थे जिसको लेकर के फाइनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। एक बार इसको भी देख लेना। देखो, ये टेम्पल लगातार चर्चा में रह रहा है। हो सकता है यूपीएससी या वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे कि ये टेम्पल कहाँ पे है। तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये काफ़ी समय से चर्चा में है और काफ़ी चर्चा में, काफ़ी डिस्प्यूट में है। तो बेसिकली ये केरल में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर के मुकदमा चल रहा है। क्या मुकदमा है पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये केरल में स्थित है, बस ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अन्य
एडिटोरियल डिस्कस करना मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा, लेकिन इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लें। इसको भी पढ़ें। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रहरी बनते हमारे राजमार्ग, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इशू क्या हुआ है कि राजस्थान का बाड़मेर ज़िला जो 40 किलोमीटर महज दूर है, कहाँ से, तो पाकिस्तान से। तो इस ज़िला में जो एनएच है, एनएच पे हमारे देश के वायुसेना के द्वारा जो है लड़ाकू विमान को उतारा गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान के बाड़मेर ज़िला में वायुसेना के द्वारा लड़ाकू विमान उतारा गया है। इसका मकसद ये था कि कल के डेट में मान लेते हैं हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा और हमारे अगर रनवे काम नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली जो रोड है वहाँ पे हम अपने एरोप्लेन को लैंड कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग वगैरह वहीं पे कर सकते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। आज से लगभग एक सप्ताह पहले इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के बाड़मेर जिला में महज 40 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर था वो। प्लास्टिक कचरे पे नियंत्रण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2018 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2018 की थीम थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को हमें हराना है। भारत ने 2018 में इसकी अध्यक्षता किया था, यानी पर्यावरण दिवस की अध्यक्षता भारत ने किया था। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों के माध्यम से इंसान तक पहुंचता है। यानी अगर मान लेते हैं कि हम जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या माइक्रोप्लास्टिक का यूज करते हैं, नॉर्मली एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप टूथपेस्ट में जो ब्रश वगैरह होता है या टूथपेस्ट जो होता है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। तो टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, वो नाली और के माध्यम से जाता है आपको नदी में, नदी के माध्यम से जाता है समुद्र में, और समुद्र के माध्यम से जाता है समुद्री जीव में, जिसको बाद में हम लोग खाते हैं और हम लोग में वो आ जाता है। तो एक तरह से इंसान के पास ही माइक्रोप्लास्टिक पहुंच जाता है, जो समुद्री जीवों के लिए तो खतरा ही है, भारत के लिए भी खतरा है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर के लिए भी खतरा है। देखो इस न्यूज़ में 2 डाटा दिया हुआ। एक डाटा तो ये दिया हुआ है कि 1990 में पॉलीथीन की खपत भारत में जो है 20,000 टन थी, जो आज 3 लाख टन से अधिक हो चुकी है। दूसरा इसमें डाटा दिया हुआ और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति है कि हम प्रति वर्ष 1.21 लाख टन प्लास्टिक का आयात करते हैं। किसी न किसी विधि से भारत अमेरिका से, यूरोपीय देश से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से 121 हजार टन, सोचो 1.21 लाख टन कचरा का हम आयात करते हैं किसी न किसी विधि से, विदेशों से, अमेरिका या अन्य विकसित देशों से। अब देखो प्लास्टिक को रोकने के लिए सरकार ने जो है क्या क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले तो सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सरकार ने प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी तक लगभग 20 राज्यों में प्लास्टिक बंद हो चुके हैं और प्लास्टिक को लेकर के एक रूल हमारे पास आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिसमें 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक को बैन किया गया था। तो बेसिकली अभी ये सब काम किया जा रहा है, लेकिन देखो इसमें करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। करने की क्या आवश्यकता है कि जितना हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। आधे से अधिक प्लास्टिक जो है आपको नाली में दिखेगा, कचरे में दिखेगा, तो उसको निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्लास्टिक को लेकर के भी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। नॉर्मली प्लास्टिक को लेकर भी रिड्यूस सबसे पहले करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, पुनः प्लास्टिक का यूज हो सके इस व्यवस्था को डेवलप करना चाहिए, और रिसाइकल हो सके इसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। भारत नेपाल संयुक्त युद्धाभ्यास 20 को 20 सितंबर को हो रहा है। भारत नेपाल युद्धाभ्यास नाम क्या होता है? सूर्य किरण। भारत और नेपाल युद्धाभ्यास को कहा जाता है सूर्य किरण, जिसका आयोजन 20 सितंबर को हो रहा, पिथौरागढ़ में हो रहा, जो उत्तराखंड में है। और ये 14वीं समिट है, इस तरह से यह 14वीं आयोजन है, 14वीं आयोजन नहीं है, अब 15वें युद्धाभ्यास है।
देखो कल एडिटोरियल था, पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं, कल का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था ये गाद समस्या को लेकर के। कल मैंने टिक कर दिया था, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था गाद समस्या को लेकर के। हमारे देश में जो बाढ़ आ रही है, वर्तमान में कई जगह बाढ़ आया, बाढ़ का सबसे बड़ा रीजन है गाद। गाद मतलब होता है कि जमीन नदी में जो है जो गंदी चीज़ें कलेक्ट हो जाता है उसे गाद कहा गया। तो गाद को हटाने के लिए सरकार काम कर रही है। कल के एडिटोरियल भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। दिव्यांगों को ब्रेल लिपि में आगरा के प्रमुख स्मारक का तोहफा, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। ISI ने यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिव्य दृष्टि दिव्यांगों को ब्रेल लिपि में आगरा के स्मारक पुस्तक प्रकाशित करके उसे एक तोहफा दिया। तो डायरेक्टली वन डे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि आगरा के प्रमुख स्मारक पुस्तक किसने लिखा है, तो ISI के द्वारा लिखा गया है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लिखा गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ISI नहीं सॉरी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अयोध्या मामले में अपना डिसीजन सुनाया था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शोध के आधार पर सुनाया था। आई रिपीट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपना डिसीजन सुनाया था अयोध्या वर्डिक्ट में, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर सुनाया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था, इसलिए ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।